अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और अपना बहुत ख्याल रख रहे हैं। मैं हूं सुहेल खान। नाज़रीन, आज बहुत ही अहम टॉपिक डिस्कस करना है और अगले हफ्ते 2 मई को सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच 8 की लार्जर बेंच एक अहम केस की समाअत कर रहा है और वो केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है जो अभी हुकूमत ने बाकायदा इसको कानून किया है, कानून पास किया है। जो अभी हुकूमत ने इसको बाकायदा कानून की शक्ल दी है, उन्होंने पार्लियामेंट से पास कराया है और ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है खुसूसी तौर पर हुकूमत ने इस ज़मन में पास किया कि ये जो है ये कानून जो है ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पावर्स के हवाले से उनके पावर्स को कम करना, उसके जो सोमोटो के इख्तियारात हुए जो हैं उसको कम करना और उसके जो बेंचेस के जो इख्तियारात है, बेंचेस तश्कील बनाना जो है उसके इख्तियारात को कम करना। और सबसे जो अहम बात ये है कि जो आर्टिकल 184(3) है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ का जो सोमोटो जुरिस्डिक्शन है उसमें अपील का हक देना जो है, इस हवाले से ये कानून है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फिर 29 मार्च को ये जो है ये बाकायदा एक 2 पिटीशनें आई थी जिसको चैलेंज किया गया था और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लार्जर 8 रुकनी बेंच ने इसको स्टे किया हुआ है। अब अगले हफ्ते 2 मई को इस केस की समाअत है और इसकी बैकग्राउंड में आपको ये बता दूं कि ये हुकूमत इसलिए करना चाहती है कि जो जितने भी केसेस हुए हैं, मिसाल के तौर पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ को जो डिस्क्वालीफाई किया था 184(3) के तहत, आर्टिकल के तहत, उसको जो है अपील का हक दिया जाएगा। जब अपील का हक दिया जाएगा तो इस पर फिर वो तमाम केसेस वापस हो सकते हैं और साथ ही साथ इसके साथ जो है कि चीफ जस्टिस के पावर्स जो हैं उनको जो है डिस्ट्रीब्यूट करना, उसको तकसीम करना, यानी सुप्रीम कोर्ट के जो नेक्स्ट सीनियर जजेस हैं उन पे फिर उनके पास वो चीफ जस्टिस के साथ ये 3 बंदे होंगे, उनके पास इख्तियार होगा कि वो बेंचेस की तश्कील करे, जिसको इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया गया था। और जिस तरह मैंने पहले बताया कि पिछले हफ्ते इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने स्टे किया हुआ है ये कानून और उसके बाद हुकूमत ने 21 अप्रैल को इसको बाकायदा कानून की शक्ल दी है, बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी किया है। अब 2 मई को इसके केस की समाअत है और इस पर अब अदालत जो है उन्होंने नोटिस जारी किए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के हेड्स को, अटॉर्नी जनरल को, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को, सब तमाम को नोटिस जारी किए गए। आज हमने डिस्कस करना है इसके कि अब आखिर जब इसकी समाअत होगी तो ये जो पिटिशनर्स हैं जिन्होंने इसको चैलेंज किया है आखिर क्या आर्गूमेंट पेश किए जाएंगे। इस वक्त मेरे साथ बहुत ही सीनियर सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, वकील हैं और साबिक एडिशनल अटॉर्नी जनरल सुहेल महमूद साहब। वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। वो जब एडिशनल अटॉर्नी जनरल थे तो हुकूमत के केसों में वो बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में नुमाइंदगी करते थे। लॉ उनके जो वो लॉ ऑफिसर ऑफ द कोर्ट भी होते हैं। इस पर हम तफसील से उसके साथ बात करेंगे। सुहेल महमूद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। हाँ, शुक्रिया बहुत बहुत सुहेल साहब। सुहेल साहब, ये बताइएगा कि कल 2 मई को इस केस की समाअत है और जब ये समाअत शुरू हो जाएगी, जिस तरह मैंने पहले ही बताया कि इसको तो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया है, तो अब क्या आर्गूमेंट के पेश किए जाएंगे इस केस के हवाले से? क्या होगा, क्या दलाइल पेश किए जाएंगे, किस तरह ये केस अब चलेगा आगे? सुहेल साहब, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बावर करा दूं, उसमें पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने जिनसे ना इस बात के ऊपर एक जजमेंट भी पास की हुई है कि जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर मैटर सब जुडिस हो उसको हम ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकते। ये चीज़ बुनियाद अपने पास जहन में रखिएगा, ठीक है। जो सुप्रीम कोर्ट के सब जुडिस मैटर्स हैं उनके ऊपर हम वो डिस्कस नहीं कर सकते, उनको कमेंट्स नहीं कर सकते। हाँ, हम जो है ना एक अंदाज़ा लगा सकते हैं इस बात के ऊपर कि सुप्रीम कोर्ट किन किन पॉइंट्स को कंसीडर करेगी या उसमें जो पटिशनर्स के वकला हैं वो क्या क्या पॉइंट्स आर्गू कर सकते हैं, ठीक है। ये तो एक पैरामीटर जो कि हमें परमिसेबल है ना। तो मेरे हिसाब से जो सुप्रीम कोर्ट इसके अंदर चीज़ें कंसीडर करेगी उसमें 4-5 चीज़ें बड़ी अहम हैं जी। नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट ने ये देखना है कि जी के पार्लियामेंट के पास लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस भी थी या नहीं इसको बनाने के लिए। इस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 को लेजिस्लेट करने के लिए पार्लियामेंट के पास लेजिस्लेटिव पावर्स है या नहीं। जो पार्लियामेंट है नो डाउट सर सुप्रीम इंस्टीट्यूशन, लेकिन वो जो अपनी पावर्स ड्राइव करती है लेजिस्लेशन की वो करती है जो लेजिस्लेटिव लिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड की। उसमें डिफरेंट टॉपिक्स दिए गए हैं कि किन किन टॉपिक्स के ऊपर ये पार्लियामेंट लेजिस्लेट कर सकती है। जो एंट्री नंबर 55 है, जो मेरे हिसाब से कि कोर्ट मेरा ख्याल से इसको कंसीडर करेगी सबसे पहले कि आया एंट्री नंबर 55 के अंदर को ये पार्लियामेंट जोन सी है
सुप्रीम कोर्ट के बारे के अंदर कोई लेजिस्लेशन कर सकती है या नहीं कर सकती, क्योंकि एंट्री नंबर 55 जो सी है वो ये कहती है कि जी के पार्लियामेंट तमाम कोर्ट की जुरिसडिक्शन के बारे में लेजिस्लेशन कर सकती है, ठीक है, एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट। मतलब है कि डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी, हाई कोर्ट वो कर सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये सुप्रीम कोर्ट की जुरिसडिक्शन के बारे में, जुरिसडिक्शन और पावर के बारे में पार्लियामेंट को कोई इख्तियार नहीं है, ठीक है। हाँ, एंट्री नंबर 55 ये कहती है कि जी के वो लेजिस्लेशन नो डाउट सुप्रीम कोर्ट के लिए कर सकती है, लेकिन दो चीज़ों के लिए, उसकी जुरिसडिक्शन को बढ़ाने के लिए, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सप्लीमेंटल पावर देने के लिए। इन दो चीज़ों को वो सुप्रीम कोर्ट की जुरिसडिक्शन मतलब वो लेजिस्लेशन कर सकती है, लेकिन इन दो चीज़ों के साथ भी जो एक वो कंडीशन है वो ये है कि वो बाय और अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन लेजिस्लेशन को पावर दी गई है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो बनता है सुप्रीम कोर्ट जिसको मेरे हिसाब से कंसीडर करेगी वो ये करेगी कि जी का आया ये जो इन्होंने साहब आपकी आवाज खराब हो जी 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 अब ठीक हो गया, ठीक है जी जी। हाँ, कुछ कह रहे थे आप, बोले। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप मतलब हम नाजरीन को ये बताएं कि आप कह रहे हैं कि जुरिसडिक्शन को एक्सटेंड मतलब सुप्रीम कोर्ट के दायरे इख्तियार को वो वसी कर सकती है, लेकिन इसके पावर को कम नहीं कर सकती। ये है आइन में के आइन और वसी वो उन चीजों में कर सकती है अगर कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किया हुआ है। जी जी ठीक है ना, कि उसमें क्योंकि स्पेसिफिक वर्ड इस्तेमाल हुआ है अथोराइज बाय और अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा। अगर कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको अथोराइज किया हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट की वो पावर को बढ़ा भी सकती है, उसको सप्लीमेंटल पावर्स भी दे सकती है जी। ये कोर्ट ने देखना है, ठीक है ना। ये सबसे बड़ा अहम पॉइंट है। सबसे पहले कोर्ट ये मेरे हिसाब से डिसाइड करेगी कि उसके पास लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस भी थी या नहीं थी। जी ठीक है, ये बड़ा अहम पॉइंट है कोर्ट के पास ना। कोर्ट ने एग्जामिन करना है इसमें, जो मन का होगा मतलब वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बनाएंगे। सेकंड सर मेरे हिसाब से सेकंड जो पॉइंट कोर्ट बोले। जी जी आप करें, आप कंटिन्यू करें जी। जो सेकंड मेरे हिसाब से कोर्ट जिस पॉइंट को कंसीडर करेगी, इस एक्ट के तहत जो से ना राइट ऑफ अपील दिया गया है जी जी उन केसेस के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 184(3) के तहत ऑर्डर पास करेगी जी। तो क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट मेरा ख्याल से कंसीडर करेगी जब कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ प्रोवाइड नहीं करता राइट ऑफ अपील। अच्छा, आइन में ये नहीं है कि आइन में ये नहीं है कि 184(3) में जो आप जो कि फंडामेंटल राइट्स पब्लिक इंटरेस्ट मफाद आमा में केसेस को डील करती है ना 184(3) के तहत, तो उसमें आइन में ये क्लियरली लिखा है कि उसमें अपील का हक नहीं है। लिखा नहीं, लेकिन आइन ने प्रोवाइड नहीं किया हुआ। अच्छा ठीक है, ठीक है ना। अपील का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि जी अपील जो है ना वो एक सब्सटेंटिव राइट है और वो कन्फर्ट करता, या तो वो राइट कन्फर्ट करता है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और बाय द लॉ। जी ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशन ने तो प्रोवाइड नहीं किया हुआ जी, ठीक है, इन्होंने अब इसको प्रोवाइड किया है बाय द लॉ। जी ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये देखना है कि जी कि ये आपने इसको ये बाय द लॉ प्रोवाइड कर सकते हैं। पर्टिकुलरली जो सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन मेरे हिसाब से जो सुप्रीम कोर्ट के सामने क्वेश्चन आएगा वो आएगा कि ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो उन्होंने बनाया है आर्टिकल 175 एंड आर्टिकल 191 को, जी जी, जिसके आर्टिकल 191 के तहत सुप्रीम कोर्ट के जो रूल्स हैं 1980 के, वो सुप्रीम कोर्ट ने रूल्स फ्रेम किए हैं उसको। और उस रूल्स के तहत सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एम्पावर किया है कि वो जो बेंचेस की तश्कील जो है सोमोटो का इख्तियार करना, ये तमाम प्रोगेटिव जो है, तमाम जो सवाबदीदी इख्तियार है वो चीफ जस्टिस के पास है। जबकि इस कानून में ये किया गया है कि जो चीफ जस्टिस के बाद जो दो सीनियर जज साहिबान हैं वो चीफ जस्टिस के साथ वो होंगे, यानी तीन बंदे होंगे और तीन बंदे जो है उसमें वो डिसाइड करेंगे कि कौन बेंचेस बनाएगा, कौन सोमोटो एक्शन लेगा और कौन अपील का जो है वो हक देगा। तो वो डिस्ट्रीब्यूट किया है ना। मैं उस साइड पे आता हूँ। पहले हम राइट ऑफ अपील की बात कर रहे हैं कि इसके तहत जो अपील का हक दे दिया गया है, ठीक है। अभी हम उसको बात ले तो फिर हम उसको देख लेते हैं। अब जो राइट ऑफ अपील है ना जी, कि वो देता है कि बाय या तो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया हो, मैं रिपीट करता हूँ, या किसी लॉ ने प्रोवाइड किया हो।
ठीक है। जी अब जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 जो बनाया गया है, लेजिस्लेट किया गया है, ये लेजिस्लेट किया गया 175(2) एंड आर्टिकल 191 के तहत। ठीक है। जी आर्टिकल 191 एम्पावर करता है सुप्रीम कोर्ट को कि आप अपनी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के लिए रूल्स बना लीजिए। जी ठीक है। उस जी रूल्स के तहत आप, जो सुप्रीम कोर्ट ने देखना है कि आया उन आर्टिकल 191 के तहत आप राइट ऑफ अपील दे सकते हैं या नहीं दे सकते। अच्छा ये जी दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मेरे ख्याल है सुप्रीम कोर्ट इसको कंसीडर करेगी और लोग इसको आर्गू करेंगे मेरे हिसाब से जी कि आर्टिकल 191 के तहत सुप्रीम कोर्ट के जो रूल्स तो बन सकते हैं उसकी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के लिए, पर राइट ऑफ अपील कन्फर्म नहीं किया जा सकता। अच्छा। तो मतलब ये ये दिस कि इज जिस मकसद के लिए ये कानून अब इन्होंने पास किया है, वो तो मैंने स्टार्ट में बता दिया कि इनका तो है कि खास तौर पर जो मियां नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया या जो और लोगों को डिस्क्वालीफाई किया है, जहांगीर तरीन को किया है, ठीक है ना। तो वो अब जब ये लॉ हो जाएगा, अब तो देखिए सुप्रीम। मेरे जी, देखिए ना। हम्म, हम्म, हेलो। देखें आपकी आवाज थोड़ी सी खराब हो रही है। देखिए सुहेल साहब, हेलो, जी जी। जी जी देखिए आप सुहेल बताएं, साहब, आप। मेरे जी लिए मुनासिब नहीं होगा, मेरे लिए कोई मुनासिब नहीं होगा कि मैं इस लॉ के कोई पॉलिटिकल एस्पेक्ट के ऊपर कमेंट करूं। ठीक है ना, क्योंकि मैं खुद बड़ा, मतलब आपको पता है कितने अरसे तक सुप्रीम कोर्ट के अंदर काम करता रहूं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये जरूर देखना है कि जी कि इसके पास पावर भी थी कि 191 के अंदर ये अपील का हक दे सकते हैं या नहीं दे सकते। जी जी हेलो, ठीक है ना। जी 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 ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट के सामने। अच्छा अच्छा हाँ, क्योंकि उनसे से सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल कंसीडर करेगी कि जब 184(3) कॉन्स्टिट्यूशन नहीं प्रोवाइड कर रहा, तो आप लॉ में और लॉ भी बना रहे हैं आप आर्टिकल 191 के लिए, सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स के लिए। बिल का उन्वान भी ये है ना, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर। तो प्रैक्टिस एंड जी प्रोसीजर के अंदर आप क्या नाम, उसको राइट ऑफ अपील कैसे दे सकते हैं। दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सुप्रीम कोर्ट पे मेरा ख्याल से एग्जामिन करेगी इस पॉइंट को। अच्छा जी। तो अब आपके वो जी मैं दूसरा सवाल करूं इसमें, इस हवाले से। हाँ प्लीज बोले बोले। अच्छा सुहेल साहब, इसमें जो पिटिशनर्स बोले। हैं, चौधरी गुलाम हुसैन है, दो और पिटिशनर हैं, उन्होंने खास तौर पर ये एक मुद्दा उठाया अपने पिटिशन में कि ये जो ये कर रहे हैं, तो ये तो एक तो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस के खिलाफ है और दूसरा फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है। तो इस पर ठीक है। ये किस तरह, ये आर्गुमेंट किस तरह है, किस तरह ऐसे कोई देखिए ना नजीरे हैं सुहेल कि सुप्रीम। साहब, देखिए सुहेल साहब, जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है ना, ठीक है, ये तो बेसिक फंडामेंटल राइट है। ठीक है ना। इस पे सुप्रीम कोर्ट ने कई दफा कई डिसीजंस दिए हुए हैं, जो आज भी और आज से पहले भी, कि जी जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज द कंप्लीट वो राइट है, क्या नाम है आपका, फंडामेंटल राइट है वो, जो मतलब लिंक कन्फर्म करता है करता है उससे। चैप्टर 2 चैप्टर। ठीक है। इसमें अगर आपको याद हो कि जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब का केस भी है, जिसमें जी आर्टिकल 184(3) को मेंटेनेबल की पिटिशंस को मेंटेनेबल करार दिया गया था सिर्फ इस बात को कि जी के इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को हिट कर रहा है, और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज द फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन। जी ठीक है। जी अब अगर लेटेस्ट इसमें अगर आपने कोई जजमेंट देखनी है तो वो आई है जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के केस के अंदर। जो उनके खिलाफ जो रेफरेंस फाइल हुआ था, जो इमरान खान की हुकूमत ने नहीं, रेफरेंस फाइल किया था। जो उन्होंने आर्टिकल 184(3) की पिटीशन फाइल की थी ना सुप्रीम कोर्ट के अंदर, हाँ, काजी उसके ऊपर ये फायजीसा क्वेश्चन ने। था, जस्टिस काजी फाइज ईसा ने, उस पे ये क्वेश्चन था कि जी आया जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की पिटीशन मेंटेनेबल भी है या नहीं है। हम्म, ठीक है। तो उस केस के अंदर कोर्ट ने ये डिक्लेयर किया था कि क्योंकि ये क्वेश्चन है, इंडिपेंडेंस ऑफ दिस क्वेश्चन रिलेट्स टू द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, तो जी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है दिस इज द फंडामेंटल राइट। जी तो वो पिटीशन मेंटेनेबल डिक्लेयर हुई थी। अच्छा अब कोर्ट ने अच्छा इसको सुहेल। भी एग्जामिन करना है। हाँ जी। जी 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 आप बताएं, आप कंटिन्यू इसको करें। इस कोर्ट ने इस चीज को बेसिक कोर्ट के माइंड में ये होगा कि कहीं इस बिल की आड़ के अंदर, ठीक है, ये फंडामेंटल राइट्स को तो वायलेट नहीं कर रहा, जी या सुप्रीम कोर्ट की जी पावर्स पे इंक्रोच अपॉन तो नहीं कर रहा, और जी इंक्रोच अपॉन करते हुए लोगों के फंडामेंटल राइट्स जो से हैं उनको वायलेट कर रहा है। जी जी ये जी। तमाम क्वेश्चन कोर्ट ने एग्जामिन करने हैं। अच्छा सुहेल साहब, इसके लेट्स अलावा सपोज। जी जी अच्छा चलो जी आप कंटिन्यू। जी। मुझे ऐसा आप अंदाज, क्वेश्चन की बोलिए।
अब ये जब तमाम ये एग्जामिन कर ले और आपके ये अब पहले तो यही होगा ना कि ये काबिल समात, इसकी मेंटेनेबिलिटी भी होगी और वो भी होगा, ये सारे पॉइंट्स हो गए। लेट्स सपोज अभी तो इन्होंने इंटरमली जो है ना रिलीफ दिया, इनको स्टे किया हुआ है और हुकूमत ने बाकायदा इसको नोटिफाई भी कर दिया। नाउ इट हैज बिकम अ लॉ, डिस्पाइट द फैक्ट के वही चीफ जस्टिस साहब वही बेंचेस बना रहे हैं क्योंकि स्टे किया है उन्होंने ना। हालांकि जब ये लॉ बन जी लॉ बन जाता है तो फिर तो जाहिर है अब आज भी जो है चीफ जस्टिस साहब ने अगले हफ्ते के लिए बाकायदा बेंच तश्कील दिए हैं, ठीक है, और वो केसेस भी सुनेंगे। और अभी तक चूंकि गवर्नमेंट ने तो लॉ पास कर दिया, नाउ इट हैज बिकम अ लॉ, लेकिन उन्होंने चूंकि स्टे किया हुआ है, लेट सपोज अदालत इस नतीजे पर आती कि इसको उड़ा देती है इस कानून को, तो ऐसी कोई नजीरें हैं, आप हमारी नाज़रीन को बताएं कि जो देखना कई कानून हैं जो कि आपको सुप्रीम कोर्ट ने उनको अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर किया हुआ है। जी जी, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि हर कानून को एग्जामिन कर सकती है वो, ठीक है। वो इसको देख सकती है कि क्या नाम है कि आया ये किस लोगों के बुनियादी हकूक के खिलाफ तो नहीं है, उनको वायलेट तो नहीं कर रहा, या किसी की कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं जिसमें जो ये कानून उनसे तो अल्ट्रा वायरस नहीं है जी। अभी जो है ना एक फेमस केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहा है जो कि पेंडिंग है, जो कि 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ऊपर है। उसका सुप्रीम कोर्ट ने भी डिसाइड करना है। उस मैटर यही सुप्रीम कोर्ट एग्जामिन कर रही है, कॉन्स्टिट्यूशनल 25th अमेंडमेंट है कि आया वो कहीं अल्ट्रा वायरस तो नहीं है किसी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को। जी जी, ठीक है ना, वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को एग्जामिन कर रही है। यहाँ तो लॉ की बात है, कॉन्स्टिट्यूशन पहले आता है, फिर उसके बाद लॉ आता है, फिर उसके बाद रूल्स आते हैं। तो मतलब ये कि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, पहले कमांड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रिवेल करेगा। बिल्कुल। और माजी में सुप्रीम कोर्ट कई कानून को अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर कर चुकी है जी, और मुख्तलिफ जजमेंट में उन्होंने बाकायदा जो है सुप्रीम कोर्ट ये करार दे चुकी है कि जो फंडामेंटल राइट्स वो लिंक्स है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के साथ। तो आपके कहने का मतलब ये है कि ये इसका जो है कभी इम्कान ये है कि ये इस कानून को जो है सुप्रीम कोर्ट जो है वो नल करार सकती है, इसको जो है इसको डिक्लेयर कर सकती है। मैं कभी इम्कान, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसको कर सकती है, उसके पास पावर्स हैं। और दूसरा तो उसको तमाम टच स्टोन्स के ऊपर देखेगी कि जी ये अल्ट्रा वायरस तो कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं है, ये फंडामेंटल राइट्स को तो नहीं कर रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट की जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इसको तो खराब नहीं कर रहा, सुप्रीम कोर्ट को एक पावर्स को तो नहीं, मतलब है वो जो सुप्रीम कोर्ट की पावर्स हैं उसको तो नहीं सप्लीमेंट कर रहा, कम नहीं कर रहा। इससे सब चीज़ सुप्रीम कोर्ट एग्जामिन करेगी ना इन सब चीज़ों को। एक और क्वेश्चन है जो सुप्रीम कोर्ट ने एग्जामिन करना है इसके अंदर मेरे हिसाब से। जी जी, ठीक है। वो क्वेश्चन सब ये है कि ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर 2023 का जो एक्ट आया बनाया इन्होंने, बिलिया एक्ट, जो मर्जी कर लें इसको आप, इसके तहत इन्होंने ना इसकी प्रोविजंस को ओवरराइडिंग इफेक्ट दिया है। अच्छा, उन्होंने कहा है कि जी कि इसकी जो प्रोविजंस है इसका ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी रूल्स और एनी जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, ठीक है। तो इसके तहत जो रूल्स भी जो बनाए हैं ना उसको भी, उससे भी इसको ऊपर ले गए हैं। जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं उनसे भी इनको ऊपर ले गए कि उनका कोई असर नहीं होगा, लेकिन ये उन सब चीजों पे ये इसकी प्रोविजंस प्रिवेल करेंगी। तो ये भी बड़ा अच्छा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने एग्जामिन करना है कि आया ये इस किस्म की चीजें ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो भी बाय लॉ और आर्टिकल 191 के अंदर लेजिस्लेट करते हुए और एंट्री नंबर 55 की शेल्टर के अंदर। जी जी, ये इस किस्म के काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। एक केस मेरे जहन में आ रहा है, अगर मैं उसको नहीं मतलब इस डॉक्टर मुबशर हुसैन का केस था जिसमें फुल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की बैठी थी और 17 रुकनी बेंच थी। हाँ, फुल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, वो डॉक्टर मुबशर हुसैन का केस था। इस पर मेरे पूरी मुबशर हसन, डॉक्टर मुबशर हसन उसमें था, और उसमें उन्होंने एक एक्ट को अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर किया था जिसमें कई लोगों के नैब के केसेस खत्म हो गए थे। वो रिकंसिलेशन एक्ट था मेरे ख्याल से, रिकंसाइल हो गई थी सारी चीजें। तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये
अल्ट्रा वायरस टू द कॉन्स्टिट्यूशन है, जितने केसेस खत्म हो गए थे वो वापस दोबारा फिर नैब कोर्ट में और बाकी तमाम कोर्टों में जाके वो चलेंगे। मतलब नैब ने जो केसेस रेफरेंसेस बनाए थे और वो जो खत्म किए गए थे उसको बाकायदा फिर उन्होंने नन एलवाइड करके अल्ट्रा वायरस करके उन तमाम केसेस को बहाल कर दिया था। और वो जो एक्ट था उसको अल्ट्रा वो मेरे ख्याल नेशनल रिकंसिलिएशन एक्ट इसी तरह कुछ था, एक्ट था, मुझे उसका नाम उसका सही एक्ट में नहीं मतलब है, मैं सारी कॉल कर पा रहा हूँ इस वक्त आउटसीट, लेकिन वो यही था उसके अंदर ना। अच्छा, बहुत शुक्रिया।